हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है उसके लिए क्लास 11th के स्टेम का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। वो भी 2023 से 24 का हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की भी थोड़ी सी बात की जाएगी। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जो भी पूरी वीडियो आप देख रहे हैं ये बेस्ड है 2022 से 23 के सिलेबस के ऊपर, क्योंकि देखो अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है एसओएससी की तरफ से, और इस वेट में हम नहीं बैठ सकते कि वो कब निकालेगा अपने सिलेबस को, फिर हम तैयारी करनी स्टार्ट करेंगे। इतने काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो चुके होंगे, ठीक है। तो उस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है जो अभी हमारे पास है। एंड आप सभी क्लास 10th में है तो क्लास 10th का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। आपके प्री बोर्ड्स भी अभी चल रहे हैं, आई नो। तो प्री बोर्ड्स हैं आपके आपके आगे प्रैक्टिकल्स होंगे जनवरी में, एंड देन आपके जो बोर्ड्स हैं उनकी भी डेटशीट आने ही वाली है। और अभी तक आपके एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं निकले हैं 11th क्लास के। तो काफ़ी बच्चों ने ये भी मेरे से पूछा था कि 11th क्लास के एग्ज़ाम कब निकलेंगे, तो उसके लिए मतलब एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलेंगे, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आज ओनली एंड ओनली मैं आपके लिए जो स्टेम है, स्टेम के अंदर आपका पीसीएम है एंड पीसीबी है, दोनों के ही सिलेबस को लेकर हम यहाँ पे इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं सभी कमेंट्स का, मोस्टली कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर बच्चा कमेंट कर रहा है और वो इन जेन्युइन है तो हमें करनी चाहिए उसका रिस्पॉन्स। क्योंकि अगर बच्चे ने कमेंट किए तो उसने कुछ ना कुछ तो अपने मन में होप रखा होगा कि हाँ मैम मेरा कमेंट का जो रिप्लाई है वो करेगी, इस वजह से। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके जो आपका पीसीएम है उसके सिलेबस की बात कर लेते हैं क्लास 11th के लिए। तो पीसीएम के सिलेबस में आपके देखो 4 सेक्शंस आपके होंगे, ठीक है। आपके 4 सेक्शंस आएंगे आपके एग्जाम में। उसमें से आपका पहला सेक्शन मेंटल एबिलिटी का होगा, ठीक है। दूसरा सेक्शन आपका साइंस का होगा। तीसरा आपका मैथमेटिक्स का होगा, या फिर चौथा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस का होगा। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ रही है कि 4 चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से अपनी कवर करनी है। अब वो 4 चीज़ें कौन कौन सी है, जैसा कि मैंने आपको सेक्शंस बताए तो उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस भी डिसाइड हो जाता है। अगर हमें 4 सेक्शंस मिल रहे हैं, उसमें मेंटल एबिलिटी भी है, साइंस भी है, मैथ्स भी है, न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो ये सभी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि वो करनी कहाँ से है। तो देखो अभी आप क्लास 10th में हैं, क्लास 7th के लेवल का ही आपसे पूरा एग्जाम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बीए के लेवल का दे दिया जाएगा या फिर 12th के लेवल का दे दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तक आपने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है तो वो नहीं दे सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो कंपटीशन को बढ़ाने के लिए आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिफ़िकल्ट बनाएंगे, उनकी लैंग्वेज को चेंज करेंगे और कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ आपके रखेंगे मैथ्स में, जिससे कि आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। हो सकता है कि आपका आंसर भी गलत आए, ऐसा भी हो सकता है। मैथ्स में मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। हमें पूरा का पूरा कैलकुलेट करके सब कुछ निकालना होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका मेंटल एबिलिटी जो है वो भी आने वाला है। अब मेंटल एबिलिटी में आपका क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं तो उसके ऊपर बात कर ली जाए तो मेंटल एबिलिटी बेसिकली रीजनिंग प्लस मैथ्स होता है। यानी कि आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें कि आपके कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इमेज वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, और आपका सिंबल्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन आ सकता है। एंड जितने भी रीजनिंग में जो नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग होती है उसमें जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं मोस्टली इंक्लूडेड हैं आपकी मेंटल एबिलिटी के अंदर। और ये लगा लीजिए कि 10 क्वेश्चंस अगर इसमें से आ जाते हैं तो 10 क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो MCQs बेस्ड रहेगा। यानी कि आपके जो MCQ हैं वो आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव आपका आने वाला है। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, कोई भी एक करेक्ट है उसको आपको टिक करना है एंड देन आगे बढ़ जाना है। अभी तक फिलहाल आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन है, यानी कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। मेरे ख्याल से एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा, आपको पेपर मिलेगा एंड देन उसमें आपको करना है अटैम्प्ट, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपकी ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जो आपका एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने की, 0.2
25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो होने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 4 नंबर तो कटेंगे ही, साथ में ऑटोमेटिकली 1 नंबर आपका एक्स्ट्रा कट जाएगा। ये होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है यहाँ से। तो जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा है कि डाउट है मुझे, क्या पता मेरा सही होगा या फिर नहीं, तो प्लीज़ उसे मत कीजिएगा। अगर आप करेंगे तो फिर आपके ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे नंबर कट जाएंगे और उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। चौथी चीज़ आपकी ये कि जो आपकी OMR शीट होती है, प्लीज़ उसमें ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से उसमें आपको सर्कल्स करने हैं। ABCD दिया हुआ होता है और सर्कल्स बने हुए होते हैं छोटे 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 छोटे, उनको आपको फिल करना होता है। ठीक है, जो भी करेक्ट आंसर आपको लग रहा है तो प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपने मान लीजिए ऑप्शन जो A है वो आपका सही है और आपने B पे हल्का सा ऐसे टिक लगा दिया, तो OMR रीडर चेक करता है पेपर को, इसलिए वो इसको करेक्ट मान जाएगा, ना कि इसको। या फिर अगर आप इसको लगा रहे हैं और इसको भी लगा रहे हैं तो फिर वो इस क्वेश्चन को ही यहाँ से हटा देगा, यानी कि आपके यहाँ से 1 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो एक बारी मैं इसे रब कर लेती हूँ पूरा, हाँ रब कर लेती हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो जो मेंटल एबिलिटी है बेसिकली वो मैंने आपको समझा दिया है क्या होती है। ठीक है, और मेंटल एबिलिटी के अंदर मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चंस इस बार आपके मेंटल एबिलिटी में क्या है, आपके मेंटल एबिलिटी में मैथ्स के क्वेश्चंस बुक में से नहीं आएंगे। यानी कि जो आपकी बुक है NCERT है, या फिर आपकी जो एकेडमिक ईयर में जितने भी आप ये चैप्टर्स लगे हुए हैं उसमें से मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी की बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, मैथ्स के पोर्शन पे अभी मैं नहीं गई हूँ। मेंटल एबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम सोच समझ के जो क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं वो होता है आपके मेंटल एबिलिटी के। ऑब्वियसली अगर आप इसमें PCM ले रहे हैं तो आपको मैथ्स को अच्छे से करना आना चाहिए, इस वजह से आपको रीजनिंग एंड मैथ्स भी दिया जा रहा है और फिर मैथ्स का एक अलग से पोर्शन भी आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइंस। जो आपकी साइंस है, साइंस आपकी काफ़ी ज़्यादा नंबर की आने वाली है। साइंस एंड मैथ्स जो है वो इक्वल नंबर की रहेगी PCM में, तो दोनों पर इक्वल ही मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि जो मैथ्स है आपकी, उसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को क्रैक करते करते रह जाते हैं। इसलिए मैथ्स को इस तरीके से आपको करना है कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छे से हो जाए। और अगर आपने ये डिसीज़न लिया है कि मुझे PCM लेना है तो ऑब्वियसली आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, आपके जो मैथ्स है उसकी वजह से ही कंपटीशन बढ़ता है। आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी मैथ्स को ही लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यू रहते हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि साइंस जो है वो आपकी क्लास 10th की आएगी। क्लास 10th की जो आपकी साइंस है वो आने वाली है। 10th क्लास की साइंस के सभी चैप्टर्स आप करेंगे, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। बुक के जितने चैप्टर दिए हुए हैं, चाहे वो 15 है, 16 है, 17 है, 18 कितने भी हैं, सभी के सभी चैप्टर्स आपको करने हैं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होना चाहिए जो आप छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है कि उस चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाए। और ऐसा भी है कि आपके इस साल के जो 10th के सिलेबस है उसमें कुछ चैप्टर डिलीटेड भी होंगे, तो उनको भी आपको करना है अगर आपको SOSC में सिलेक्शन लेना है तो साइंस का भी यहाँ से क्लियर हो गया, हर एक आपको चैप्टर करना है। प्लस में जो 11th क्लास की साइंस होती है उसमें से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में से स्टार्टिंग के एक एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। थोड़ा यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और आप जो आपकी MCQs सीरीज चलाई जाती है उन्हें देख सकते हैं, उनसे आपको पता चलेगा, क्योंकि MCQ आने वाले हैं। ठीक है, MCQ में क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। इससे तो आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे इस चीज़ को। आपने 10th में भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं देखा है। अपने 20 नंबर के जब आपके क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में पेपर में, वो MCQ ही आते हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ यहाँ से हो जाएगी। और एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिए, क्लास 10th में अभी आप हैं, क्लास 11th में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको यहाँ पे पढ़ना ही क्या है, अपने सब्जेक्ट्स को ही आपको टाइम देना है। तो कोई भी बच्चा ये ना कहे कि मैम हमारे पास टाइम नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे कैसे होगा, या फिर अलग अलग आप स्ट्रेटेजीज पूछते हैं। अच्छी बात है स्ट्रेटेजी पूछना, लेकिन स्ट्रेटेजी भी वहीं पर फॉलो होगी जब आप अपने मन में ठान लेंगे कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है। दूसरी बात ये आ जाती है कि जब आपके खुद के सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो फिर आप उन सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट तो हो नहीं रहा है। क्लास 10th के बोर्ड्स में भी ये काम आएगा और SOSC में भी काम आएगा, तो क्यों ना इनको इतने अच्छे से पक्का कर लिया जाए कि हमारा जो सिलेक्शन है उसे कोई ना रोक सके। ठीक है, और फिर बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे आपके।
तो एक बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाना अच्छी बात होती है ना, क्योंकि 10th की जो मार्कशीट है आपकी वो हर जगह जुड़ती है, बिकॉज उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, इस वजह से। ठीक है, तो इसीलिए हमें अच्छा स्कोर करना है और अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी जो मैथ्स है, मैथ्स मैंने आपको बताया है मैथ्स हार्ड आती है, डिफ़िकल्ट आती है, इसीलिए मैथ्स को अच्छे से करके जाएं। ठीक है, पिछले साल का भी जो पेपर था उसमें मैथ्स जो थी वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, तो मैथ्स को अच्छे से करना है। सभी अपने क्लास 10th के चैप्टर्स आपको करने हैं। ठीक है, 10th के चैप्टर्स करने हैं, प्लस में आपको कुछ चैप्टर्स जो हैं वो 11th के भी करने हैं भाई। यहाँ पे जो एस है वो बहुत चालाकी दिखाता है और वो आपसे 11th के क्वेश्चंस भी देके पूछ सकता है कि मतलब कुछ सिमिलर होते हैं, वो आपके ही स्टैंडर्ड के होते हैं, लेकिन उनकी जो लेवल होता है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस देगा जो आपने कहीं ना कहीं वो टॉपिक आपने किया हुआ है, लेकिन उनके जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो काफ़ी बढ़ा हुआ होगा। इस वजह से डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ, सतर्क कर रही हूँ कि अपने मैथ्स को अच्छा कीजिए। मैथ्स के बाद आपका नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो पीसीएम में आपका नई चीज़ आने वाली है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आएगी। कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे दे दिए जाएंगे, उनके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आप समझते ही होंगे, तो ये भी आपको करने हैं। ये आपको कहीं किसी एकेडमिक बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपने लेवल का करना है, हायर लेवल का नहीं करना है। चलिए, यहाँ से पीसीएम की तो बात पक्की हो गई, अब पीसीबी की बात कर ली जाए। तो पीसीबी की क्लास 11th की जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका मेंटल एबिलिटी जो है वो जोड़ा है यहाँ पे। मेंटल एबिलिटी जो है मैंने आपको बता दिया है कि मेंटल एबिलिटी में होता क्या है, मैथ्स और जो आपकी रीजनिंग है वो होती है। रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग दोनों करनी है आपको। उसमें कोडिंग डिकोडिंग इमेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन, परसेंटेज एंड आपके और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इस तरीके से शेप वाला भी आता है ट्राइंगल में, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, कि यहाँ पे कुछ नंबर है, यहाँ पे कुछ नंबर है। चाहे तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर निकलेगा, या फिर इन दोनों को, जो ये और ये है, इन दोनों को प्लस करके आपका ये वाला नंबर निकलेगा। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका नाम अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। तो ये हो गया मेंटल एबिलिटी। आगे चलो, अब भाई जब आप पीसीबी लोगे, तो पीसीबी लोगे तो इसमें कहीं पे भी मैथ्स स्टैंड करता है? नहीं करता। जब मैथ्स इसमें है ही नहीं, तो फिर आपसे मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे तो आपका पेपर ईजी है। ईजी पेपर आपका भी नहीं है। पेपर में आपको मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करोगे तभी आएगा नंबर। तो इसलिए केमिस्ट्री जो है, क्लास 10th की केमिस्ट्री, क्लास 10th की केमिस्ट्री अच्छे से कर डालो, बहुत अच्छे से। मतलब ये जो साइंस है ना 10th की, उसको तो बिल्कुल अच्छे से कर ही लेना है। और 11th क्लास का भी जो केमिस्ट्री है उसका 1-2 चैप्टर पढ़ लेना, स्टार्टिंग का पढ़ लेना 1-2 चैप्टर, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और हर चैप्टर करना है केमिस्ट्री का, कोई भी ऐसा चैप्टर ना हो जो आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, क्लासेस आपकी ली हुई हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो उन्हें जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो प्रोवाइड करूँगी। उसमें मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू भी लिया था, उसका एक्सपीरियंस हमें जानने को मिलेगा उस वीडियो से, तो उसे भी जाके देखिए, आपके लिए हेल्पफुल है। पीसीबी में उसका सिलेक्शन हुआ था, उसने कैसे तैयारी की, कहाँ तक तैयारी की, वो आपको मोटिवेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करेगा। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी उसकी वीडियो, उसे आप जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी भी आपको बहुत अच्छे से करनी है। बायोलॉजी तो ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करनी है, क्योंकि जब आप पीसीबी ले रहे हैं तो उसमें आपका बायोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको बायोलॉजी अच्छे से आती है, विच मीन्स आपकी पीसीबी बहुत अच्छे से निकल जाएगी। ठीक है, तो बायोलॉजी को बहुत अच्छे से करो, क्लास 10th के चैप्टर्स करो, क्लास 11th के भी स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर कर लो, और 10th के तो पूरे ही चैप्टर आपको बायोलॉजी के करने, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिजिक्स। फिजिक्स भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट करना तो सभी है। तो फिजिक्स के भी वही सिमिलर सारे सब जो चैप्टर्स हैं वो आपको करने हैं, साइंस के सारे 10th क्लास की आप ये समझ लो पूरी बुक आपको करनी है साइंस की, प्लस में 11th क्लास की जो बुक्स होती हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, उनमें से भी स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर कर लो, सही रहेगा। तो यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, एंड जल्दी से कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। कोई भी दिक्कत है तो भी कमेंट करके फटाफट से बताओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बिल्कुल चेक करना नहीं भूलना है। और अगर आप अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन है उसे करें प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। एंड टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, तो प्लीज़ उसे भी जाके ज़रूर चेक करें
और ज्वाइन कर लें, आपके लिए ही बेनिफिट रहने वाला है। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।